हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल एनालिसिस हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आपको एडिटोरियल को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा, साथ ही साथ आप लोगों के एग्जाम्स में आने वाले वोकैब सेक्शन के लिए भी आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी। और बच्चों, अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर टेस्ट करना चाहते हैं तो एडिटोरियल के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज सेंसस। सेंसस सेंसस का मतलब क्या होता है? ये एक ऑफिशियल काउंट है। क्या है ये? एक ऑफिशियल काउंट है ना। ऑफिशियली काउंट किया जा रहा है या सर्वे किया जा रहा है। और किसका सर्वे? लोगों का, यानी कि पॉपुलेशन काउंटिंग। ठीक है। सिनोनिम क्या है? एन्यूमरेशन या फिर सर्वे। एंटोनिम क्या होगा? अब यहाँ पे तो काउंट किया जा रहा है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्ट काउंट का एंटोनिम क्या होगा? एग्जैक्ट काउंट का एंटोनिम होगा एक एस्टिमेट, एक अंदाजा, है ना। सो एक एस्टिमेट या फिर गेस। वी हैव अ सेंसस इन दिस कंट्री एवरी 10 years। हर साल पर हमारे देश में सेंसस होता है, यानी कि जनगणना, लोगों की गिनती। द नेक्स्ट वन इज लेजिटिमेसी। ACY एंडिंग वर्ड, ये क्या होगा? नाउन होगा। अच्छा, सेंसस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉफुल और एक्सेप्टेड। तो अगर कोई चीज स्वीकार्य है या कानून के मुताबिक सही है तो हम उसको लेजिटिमेट कहते हैं। लेजिटिमेसी इज अ नाउन फॉर्म, लेजिटिमेट इज द एडजेक्टिव। ठीक है। नाउ वैलिडिटी या फिर अथॉरिटी, एंटोनिम क्या होगा? इलेजिटिमेसी या फिर अनलॉफुलनेस। आई इंटेंड टू चैलेंज द लेजिटिमिटी ऑफ हिज क्लेम। क्लेम का मतलब है दावा। वो जो दावा कर रहा है, मैं उसके कानूनी तौर पर सही होने का विरोध, मतलब चैलेंज करती हूँ। ठीक है, मैं चुनौती देती हूँ कि भाई तू प्रूव करके देखा कि क्या तू जो बोल रहा है या जो दावा कर रहा है वो कानूनी तौर पर सही है या नहीं। आई इंटेंड टू चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ हिज क्लेम। एम्पिरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस पर निर्धारित अगर कोई चीज है तो हम उसको क्या कहेंगे? एम्पिरिकल। हम उसे क्या कहेंगे? एम्पिरिकल। अब भाई इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज ऑब्जर्वेशन से यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो हम समझ रहे हैं। तो दूसरा क्या है? थियोरिटिकल, जो बुक से, बुक की बातें। चलो ठीक है, कई बार बुक की बातें सही होती है, लेकिन कई बार बुक की बातें कुछ अलग होती है और प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल लाइफ में, ऑब्जर्वेशन में, रियलिटी में कोई चीजें अलग होती है ना। सो थियोरिटिकल या फिर हाइपोथेटिकल, बिल्कुल इमेजिनरी है, रियलिटी पर बेस्ड नहीं है, या तो इमेजिनरी या तो बुक वाला, है ना। जो प्रैक्टिकल लाइफ पर या ऑब्जर्वेशन पर, रियल लाइफ से, रियलिटी से संबंधित है, वो होगा एम्पिरिकल। देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज थीसिस, यानी कि कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है उसके थीसिस को सपोर्ट करने के लिए, है ना। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब क्या होगा? मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन वाला या रियलिटी बेस्ड, एक्सपेरिमेंट वाला बेस्ड नहीं है कोई भी एविडेंस। रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज अ वर्ब। ठीक है। रिप्रोच करना मतलब किसी को डिसअप्रूव करना या डिसअपॉइंट करना। ठीक है, आप किसी को डिसअप्रूव कर रहे हो, मतलब अप्रूवल नहीं दे रहे हो। और यूजुअली हम अप्रूवल किस चीज को नहीं देते हैं? जो हमें सही नहीं लगता है। तो जो सही नहीं लगेगा उसको या तो आप ब्लेम करोगे या तो आप क्रिटिसाइज करोगे, है ना। सो ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। और एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा प्रेज करना या फिर अप्रूव करना। द रिपोर्ट मस्ट बी बियॉन्ड रिप्रोच, यानी कि जो रिपोर्ट बनेगा वो किसी भी क्रिटिसिज्म से परे होना चाहिए। कोई भी ब्लेम, कोई भी आरोप उस पर कोई लगा ना पाए, है ना। बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, बियॉन्ड रिप्रोच होना चाहिए। टू एंश्योर क्रेडिबिलिटी, तभी ही क्रेडिबिलिटी यानी कि उसकी विश्वसनीयता जो है वो सुनिश्चित होगी, एंश्योर होगी। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट मतलब कोई भी चीज, हम अगर कहेंगे कि आपके सक्सेस में आपका मेहनत डिटर्मिनेंट है। सो डिटर्मिनेंट होने का मतलब कोई ऐसी चीज जो कोई परिणाम लाने के लिए बहुत जरूरी है। अ फैक्टर दैट डिसाइसिवली अफेक्ट्स द आउटकम, है ना। सो कोई भी फैक्टर या फिर कॉज, उसको हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट। कॉन्सिक्वेंस या फिर रिजल्ट, वो उसका एंटोनिम होगा। एंटोनिम ये कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट कैसे है? देखो, रिजल्ट से पहले की जरूरी चीज डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो बाद में क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो एंटोनिम्स हो गए, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ठीक है। कास्ट रिमेन्स अ की डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल स्टेटस इन इंडिया। इंडिया में सोशल स्टेटस के लिए कास्ट अभी भी की डिटर्मिनेंट है, मतलब
कास्ट से लोगों का सोशल स्टेटस अभी भी निर्धारित हो रहा है भारत में, इंडिया में। लिटिगेटेड, लिटिगेट करना मतलब क्या होता है? लीगल प्रोसीडिंग करना। लिटिगेटेड मतलब जो लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हो, एंगेज्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स। सिनोनिम देखिए क्या है? सूड या फिर प्रोसिक्यूटेड, सूड या फिर प्रोसिक्यूटेड। नाउ एंटोनिम इसका क्या होगा? सेटल हो जाना, मतलब जो चीज कानूनी कार्रवाई जहां पे केस चल रहा हो तो वो लिटिगेटेड है। जब केस सुलझ गया हो, रिजॉल्व हो गया हो, सेटल हो गया हो, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा, है ना। मेनी कास्ट इंक्लूजन इश्यूज आर बीइंग लिटिगेटेड इन कोर्ट्स। बहुत सारे कास्ट इंक्लूजन इश्यूज जो हैं वो कोर्ट में अभी भी लिटिगेशन हो रहा है, यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। ठीक, चलिए द नेक्स्ट वन, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब लाइकली टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रेडिक्टेबली, मतलब बहुत ही तेजी से और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से, मतलब कोई कह नहीं सकता कि अब क्या होगा, ऐसा चेंज हो जाना और बहुत तेजी से चेंज हो जाना। तो ऐसे चेंजेस को हम वॉलेटाइल कहते हैं। ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं? वॉलेटाइल। अनस्टेबल है, एक्सप्लोजिव है, ठीक है। स्टेबल और काम इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द स्टॉक मार्केट कैन बी वेरी वॉलेटाइल। यस, द स्टॉक मार्केट कैन बी वेरी वॉलेटाइल, मतलब स्टॉक मार्केट में अगले ही पल क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी नहीं कहा जा सकता। तो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट्स कैसे होते हैं? बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन। अच्छा, वॉलेटाइल का पार्ट ऑफ स्पीच कोई मुझे बता सकता है? यस, क्या होगा वॉलेटाइल का पार्ट ऑफ स्पीच? डिटर्मिन, लिटिगेटेड, दिस इज अ वर्ब और इसको V3 यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है? ये एक नाउन है। चलो ये दोनों मैंने बता दिया। अब वॉलेटाइल का पार्ट ऑफ स्पीच आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब क्या होता है? फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक, मतलब बहुत ही कड़वे और कड़े शब्दों में निंदा, बहुत ही कड़वे और कड़े शब्दों में निंदा, उसको हम कहते हैं डायट्राइब, ठीक है। जहर उगलना काइंड ऑफ, डायट्राइब। टायरेड या फिर रैंट, टायरेड या फिर रैंट, इसका एंटोनिम क्या होगा? सीधी बात है, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट करना, प्रेज करना। The leader's speech turned into a diatribe against the policy, यानी कि लीडर जो स्पीच दे रहा था, कायदे से तो वो नेता का भाषण होना चाहिए था, लेकिन वो नेता का भाषण कम और वो जो पॉलिसी था, पॉलिसी के अगेंस्ट जहर उगलना ज्यादा था। मतलब पूरे भाषण में उन्होंने किसी भी नीति या पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? जहर उगला, है ना। द नेक्स्ट वन, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, ITY एंडिंग वर्ड क्या है? नाउन है। ITY एंडिंग वर्ड क्या है? नाउन है, ठीक है। इंटेग्रिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड मॉरली अपराइट, नैतिक रूप से सही होना, ठीक है, या ईमानदार होना, उसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी। नाउ सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑनेस्टी और अपराइटनेस, और एंटोनिम होगा करप्शन या फिर डिसऑनेस्टी, करप्शन या फिर डिसऑनेस्टी। मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द सेंसस डेटा इज क्रूशियल। क्या कहा जा रहा है कि सेंसस में जो डेटा इकट्ठा होगा उसकी अखंडता बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द सेंसस डेटा इज क्रूशियल, ठीक। द नेक्स्ट वन, मॉर्फ करना, मॉर्फिंग। मॉर्फ मतलब ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म कर देना या चेंज कर देना, धीरे धीरे किसी चीज को बदल देना, बदलाव लाना, उसको हम कहते हैं मॉर्फिंग, चेंज कर देना या फिर शिफ्ट करना। नाउ स्टैटिक, जो चेंज नहीं हो रहा है, अनचेंजिंग है, स्टैटिक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। कास्ट नेम्स हैव बीन मॉर्फिंग अक्रॉस रीजन्स एंड लैंग्वेजेस। कास्ट नेम्स जो है वो बदलते जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर आप जाएंगे, अक्रॉस रीजन्स एंड लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग जगहों पर कास्ट नेम्स जो हैं वो बदल रहे हैं, ठीक है, हैव बीन मॉर्फिंग। Now students, if you want to prepare for any government exams or if you are preparing for any government exams and you want to improve or learn everything in English, the batch is Complete English Foundation batch. यहाँ पर आपको competitive examination के according हर चीज डिटेल में, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम बेस्ड कॉन्सेप्ट्स भी और प्रैक्टिस भी, दोनों प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स बेस्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, सभी कुछ कराया जाएगा। 200 प्लस आवर्स का आपका VOD बैच है यहाँ पे, ठीक है।
और जूम एक्सप्रेस बैच उन बच्चों के लिए है जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दोनों भी बैचों पर अगर आप न्यू कोड यूज करेंगे तो जो आपको एप्लीकेशन पे डिस्काउंट मिलेगा उस डिस्काउंट से 10% और डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? सरीन पाठशाला एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है बच्चों। ठीक है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना एडिटोरियल। कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द कास्ट सेंसेस। यहाँ पे एक बात आप समझे, यहाँ पे देखो कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स है ना, ये कास्ट स्पेलिंग एरर नहीं है। कास्ट, ये कास्ट का मतलब क्या होता है? ढांचा। ठीक है, ढांचा ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द कास्ट सेंसेस। कास्ट मतलब अब ये कास्ट जो है जाति वाला कास्ट है। ठीक है, तो ये कास्ट सेंसेस, जो कास्ट सेंसेस मतलब किस कास्ट में कितने लोग हैं, है ना, कौन सी जातियां हैं प्रचलित, ठीक है, जो सब चल रही हैं, तो उसका एक सेंसस हो रहा है। और कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो कैरेक्टर्स मतलब जो भी लोग हैं, जो भी कैरेक्टर है, उनका भी क्या ढांचा है वो भी देखा जाएगा। ठीक है, कास्ट सेंसस प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब कास्ट सेंसस है, ये चुनौतियां भी लाता है और फायदे भी लाता है, चैलेंजेस भी है और अवसरें भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी है। अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ अच्छा करने का मौका है ना, चैलेंज मतलब चुनौती। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931 के बाद पहली बार ये हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931 सेंसस फॉर्म्स विल रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ इंडियंस। जो सेंसस फॉर्म सब इंडियंस भरेंगे उसमें कास्ट भी भरा जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन रिमेन ऑन द एक्सटेंट ऑफ द इम्पैक्ट दैट द डेटा वुड हैव ऑन इंडियाज अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। सो इंडिया के जो अफर्मेटिव एक्शन मतलब पॉजिटिव एक्शन प्रोग्राम्स जो हैं उस पर इसका क्या असर होगा वो देखने वाली बात होगी, वही सवाल है। द क्वेश्चन रिमेन्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द इम्पैक्ट, क्या प्रभाव होगा और कितना प्रभाव होगा। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, एक्सटेंट ऑफ द इम्पैक्ट मतलब कितना प्रभाव होगा। ठीक है, decadal censuses until now have categorized citizens as SCs, STs and as per religion. Decadal censuses मतलब जो 10 साल में होने वाली जनगणनाएं थी वो अभी तक लोगों को कैसे कैटेगराइज कर रही थी, सिटीजन्स को कैसे कैटेगरी वाइज बांट रही थी, SCs, STs एंड एज पर रिलीजन के हिसाब से। ठीक है, इन डेकेड्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs, STs and OBCs, there have been concerns about which communities or individuals within these groups are able to access the benefits. ठीक है, तो अब काफी सारा समय SCs को और STs को और OBCs को रिजर्वेशन दिया गया है। तो अब रिजर्वेशन के बाद इन जो भी कम्युनिटीज है, देयर हैव बीन कंसर्न्स अबाउट विच कम्युनिटीज, कौन सी कम्युनिटीज या कौन से इंडिविजुअल्स हैं इन ग्रुप्स में, विद इन दीज ग्रुप्स, जिनको एक्सेस मिला है बेनिफिट्स का। मतलब SCs में, STs में, OBCs में, इन ग्रुप ऑफ सिटीजन्स में कौन से ऐसे लोग हैं और कौन से ऐसे कास्ट्स हैं जिनको फायदा मिला है। ठीक है, द डिमांड्स फॉर अ क्रीमी लेयर टू एलिमिनेट द इकोनॉमिकली बेटर ऑफ सेक्शंस फ्रॉम रिजर्वेशन कोटा। अब रिजर्वेशन कोटा के अंदर ही बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हो गए हैं लेकिन फिर भी वो रिजर्वेशन का फायदा लिए जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि जो जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए वहां तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच पा रहे। तो कहा जा रहा है कि यहाँ भी जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है वैसे ही क्रीमी लेयर यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना। सो द डिमांड्स फॉर, जो मांग है, द डिमांड्स फॉर अ क्रीमी लेयर टू एलिमिनेट द इकोनॉमिकली बेटर ऑफ, इकोनॉमिकली बेटर ऑफ मतलब जो इकोनॉमिकली बेटर सेक्शंस है फ्रॉम रिजर्वेशन कोटास, and for sub-categorization to ensure smaller or relatively more backward communities are not crowded out। ठीक है, तो कोशिश किया जाए कि जो सब कैटेगराइजेशन है, ठीक है, ताकि इससे जो स्मॉलर या रिलेटिवली जो ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, है ना, तो उनको भीड़ में वो पीछे ना रह जाएं। ठीक है, सो देखो आप सेंटेंस एक बार पढ़ना फिर से अच्छे से समझना। ठीक है, द डिमांड्स फॉर अ क्रीमी लेयर टू एलिमिनेट द इकोनॉमिकली बेटर ऑफ सेक्शंस फ्रॉम रिजर्वेशन कोटास and
फॉर सब कैटेगराइजेशन टू इंश्योर, ये डिमांड आया है, एक डिमांड है कि ये क्या कहते हैं क्रीमी लेयर निकाला जाए, ठीक है, ताकि इकोनॉमिकली बेटर जो है उनको छांट दिया जाए। दूसरा डिमांड क्या है, एंड फॉर सब कैटेगराइजेशन, इस कैटेगरी में भी और कैटेगरी बना दो ताकि जो ज्यादा बैकवर्ड लोग हैं वो पीछे ना छूट जाए, उनको फायदे मिले, ठीक है। एंड फॉर सब कैटेगराइजेशन टू एंश्योर स्मॉलर और रिलेटिवली बैकवर्ड मोर बैकवर्ड कम्युनिटीज आर नॉट क्राउडेड आउट, ठीक है, हैव गेन्ड मॉरल एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अब ये डिमांड्स तो काफी समय से चल रहे थे, लेकिन अब इन डिमांड्स पर नैतिक भी सहमति आ गई है और पॉलिटिकल सहमति भी आ गई है, पहले पॉलिटिकल सहमति नहीं बन पा रही थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट अगस्त क्लियर्ड द वे फॉर सब कैटेगराइजेशन विद इन SCs एंड STs। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रास्ता साफ कर दिया, किस लिए, SCs STs में सब कैटेगराइजेशन हो पाए। एंड द जस्टिस जी रोहिणी कमीशन इन 2023 finished a study to examine sub categorization within OBCs, ठीक है। Now the court's judgment was quick to draw a sharp fault line within SC and ST communities on the issue of sub categorization, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो कोर्ट का जजमेंट था उससे काफी जल्दी एक फॉल्ट लाइन बना, मतलब दरार सी बन गई SC और ST कम्युनिटीज में, किस मुद्दे पर, ऑन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन एंड द पोटेंशियल फॉर अपसेट इन द कमीशंस रिपोर्ट, ठीक है, हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू कीप इट्स फाइंडिंग्स क्लोजली गार्डेड। अब उसकी वजह से ये सब जो अपसेट हो रहा है कमीशन की रिपोर्ट में हो सकता है ना, तो इन सब चीजों की वजह से सरकार जो है वो बंध गई, हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू कीप इट्स फाइंडिंग्स क्लोजली गार्डेड, यानी कि बहुत ही क्लोजली गार्ड मतलब सुरक्षित रख रही है सरकार जो भी फाइंडिंग्स है इन कमीशन की, ठीक है। कास्ट ग्रुपिंग्स कंटिन्यू टू बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में कास्ट ग्रुपिंग जो है वो अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स, पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीतिक लाइफ में भी, सामाजिक लाइफ में भी, समाज में भी। एंड एम्पिरिकल डेटा ऑन दीज, एम्पिरिकल डेटा मतलब डेटा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑन रियल लाइफ, ऑन रियलिटी, ऑन दीज आर एसेंशियल फॉर मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट प्लानिंग। और एम्पिरिकल डेटा जो होगा वो जरूरी होगा, बहुत जरूरी होगा किसके लिए, फॉर मोर इफेक्टिव, और भी प्रभावशाली विकास की प्लानिंग के लिए, मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए, ठीक है। हाउएवर द रिसर्च फॉर इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेटिवनेस थ्रू स्लाइसिंग एंड रीलेबलिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब क्या कहा जा रहा है, हालांकि द सर्च फॉर इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेटिवनेस, ठीक है, इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेटिवनेस थ्रू स्लाइसिंग एंड रीलेबलिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स, यानी कि जो भी सोशल ग्रुप्स हमारे समाज में जितने भी ग्रुप्स हैं उनको रीलेबल करना, मतलब दोबारा नाम देना या उन्हीं में स्लाइसिंग करना, मतलब काट छाट करना, ठीक है, कुड बी एन इनफाइनाइट प्रोसेस। कहा जा रहा है कि ये प्रोसेस बहुत इनफाइनाइट हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, लीविंग सम ग्रुप और द अदर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड। और इसमें क्या होगा कि इतने ज्यादा जातियां प्रजातियां हैं हमारे देश में कि कोई ना कोई कितना भी कुछ भी कर लो, कोई ना कोई डिससैटिस्फाइड जरूर रहेगा, ठीक है। The other challenge is the logistics of how caste enumeration should be conducted। और दूसरा प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स की कैसे किया जाएगा, ठीक है, कास्ट एन्यूमरेशन जो है वो कैसे किया जाए। should be conducted in a country where community based claims are numerous। अब जो community based claims हैं, जो दावे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे कैसे कास्ट के सेंसस किया जाए। The understanding of what caste is, the difference between a subcaste and a caste group, and the reconciliation of the understanding of caste names with their morphing according to linguistic and regional variations are issues। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देखिए क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कास्ट इज, जाति है क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द कास्ट इज, जाति क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ही अलग अलग लोगों की है, अलग अलग चीजें। द डिफरेंस बिटवीन अ सब कास्ट एंड अ कास्ट ग्रुप, मतलब कोई एक कास्ट ग्रुप है और सब कास्ट है, मतलब कास्ट के अंदर भी कास्ट होते हैं बहुत सारे, है ना, तो उनका जो डिफरेंस है वो। फिर उसके बाद में एंड द रिकंसिलिएशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, रिकंसिलिएशन मतलब एक तरह से एक समझौता, किसके बीच समझौता, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट नेम्स
with their morphing according to linguistics and regional variations. अब एक ही जात जो है वो अलग अलग जगह पर और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानी जाती है, तो कैसे कास्ट सेंसस किया जाए कि सही सेंसस बने, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये बोल रहे हैं कि भाई आसान नहीं है, प्रॉब्लम्स ये सारी है। दिस गैप इन अंडरस्टैंडिंग कास्ट वाज रिफ्लेक्टेड इन द SECC 2011 डेटा सेट एज वेल। ये जो कास्ट की अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो ये गैप है, ये SECC 2011 में हुआ था, उसमें भी ये दिख रहा था, ठीक है। विच यील्डेड मोर देन 46 लाख डिफरेंट कास्ट। आप इमेजिन कर सकते हैं 46 लाख से भी ज्यादा कास्ट पता चले थे, है ना। Apart from the fact that there is no repository of all castes except for the list of SCs, STs and OBCs, the question of how to classify communities as castes, tribes, socially and educationally backward classes continues to be litigated in high courts and the court in the form of the countless petitions for inclusion and exclusion. अब कोर्ट में कई मामले दर्ज हैं कि इस पर्टिकुलर कास्ट को इस कास्ट में जोड़ा जाए, यहाँ से निकाला जाए, है ना, इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाले क्लेम्स बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है। सो आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज नो रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब कोई कलेक्शन है ही नहीं कि कौन से क्या क्या कास्ट होते हैं, सो दैट देयर इज नो रिपोजिटरी ऑफ ऑल कास्ट्स एक्सेप्ट, सिर्फ हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट फॉर द लिस्ट ऑफ SCs, STs एंड OBCs। द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू क्लासीफाई कम्युनिटीज एज कास्ट, किसी भी कम्युनिटी को किसी भी जाति में कैसे क्लासीफाई किया जाए ये भी नहीं पता, ठीक है। कोई भी ट्राइब है, कोई भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, कैसे किसी को जाति में मतलब आइडेंटिफाई किया जाए, पहचाना जाए, कुछ नहीं पता, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो हाई कोर्ट में लिटिगेटेड है, मतलब को अभी भी केस चल रहा है ये पता करने को कि भाई किसको किस जाति में से, किस रिलीजन में से कहाँ से निकाला जाए, कहाँ से इंक्लूड किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए, ये सब चल ही रहा है अभी, ठीक है। द डिसीजन टू एन्यूमरेट कास्ट can also be an opportunity to arrive at a consensus on these questions. अब ये जो डिसीजन है कि कास्ट सेंसस किया जाए, ये एक मौका भी है। किस बात का मौका है, ठीक है। द डिसीजन टू एन्यूमरेट मतलब गिनना, कास्ट कैन ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी टू अराइव एट अ कंसेंसस। देखो भाई, जब हम सेंसस की बात कर रहे हैं तो सेंसस मतलब जनगणना, लेकिन कंसेंसस मतलब सबकी सहमति, सब लोग एक बात में सहमत हो जाए, तो एक सब सर्वसम्मति जो हम कह सकते हैं, है ना। तो सर्वसम्मति इन क्वेश्चंस पर, ये जो सारे सवाल अभी तक उलझे हुए हैं, इन सभी सवालों को सुलझा के एक सहमति पे आने का ये एक मौका भी हो सकता है, ठीक है। द पॉलिटिकल डायट्राइब मतलब जहर उगलना। अब ये जो राजनीतिक जहर उगलना होता है ना। सो द पॉलिटिकल डायट्राइब दैट अकम्पनीड कास्ट एन्यूमरेशन एक्सरसाइजेज इन बिहार, कर्नाटका एंड तेलंगाना। बिहार में, कर्नाटका में, तेलंगाना में जब कास्ट को गिनने की कोशिश की गई तो जो राजनीतिक जहर उगलना शुरू हुआ, ठीक है, शोज दैट दिस कुड बी वॉलेटाइल। ये दिखाता है स्पेशली कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार में जो कास्ट सेंसस के लिए जो पॉलिटिकल तरीके से जो शब्दों का वार और जो जहर उगलना शुरू हुआ, उससे ये दिखता है, शोज दैट दिस कुड बी वॉलेटाइल। ये बहुत ही पंगे वाला काम भी हो सकता है। वॉलेटाइल मतलब अगले मोमेंट क्या होगा नहीं पता, है ना। द सेंटर शुड बिल्ड कंसेंसस। बच्चों आप मुझे सेंसस का भी स्पेलिंग कमेंट में लिखेंगे और कंसेंसस का भी स्पेलिंग कमेंट में लिखेंगे, दोनों साथ में, ठीक है। सेंसस एंड कंसेंसस, और दोनों का मीनिंग भी लिख के मुझे बताना है, सेंसस का मीनिंग क्या है और कंसेंसस का मीनिंग क्या है, ठीक है। ऑन द डिटेल्स, द सेंटर शुड बिल्ड कंसेंसस ऑन द डिटेल्स, मतलब जो डिटेल्स है उसमें सर्वसम्मति सरकार को, केंद्र सरकार को बनानी चाहिए। नाउ दैट ऑल पार्टीज आर इन अग्रीमेंट विद द कास्ट एन्यूमरेशन इन प्रिंसिपल। अब तक तो लोग नहीं सहमत हो रहे थे, लेकिन अब सब इकट्ठे हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, तो सरकार को, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए कि एक सर्वसम्मति जो भी डिटेल्स है उस पर बना लें, ठीक है। दैट विल कीप द इंटेग्रिटी ऑफ द फाइंडिंग्स इंटैक्ट एंड बियॉन्ड रिप्रोच। रिप्रोच मतलब क्रिटिसिज्म, आलोचना। तो जो रिपोर्ट के फाइंडिंग्स हैं
अगर ऐसा किया गया तो रिपोर्ट के फाइंडिंग्स जो है वो इंटैक्ट भी रहेंगे, मतलब उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ या बदलाव नहीं होगा और उस पर बहुत ज़्यादा आलोचना भी नहीं होगी। चलिए फिर आपका फेवरेट क्वेश्चन, टोन ऑफ द पैसेज वाला क्वेश्चन बताइए, आज के पैसेज का टोन क्या था। बहुत ही प्यारा पैसेज था, ठीक है, मतलब टोन पहचानने के लिए। चलो आप मुझे पहचान के बताओ कि इसमें क्या था। इनडिफरेंट मतलब इमोशनलेस, बेपरवाह सा कुछ अप्रोच था, मतलब पढ़ते वक्त आपको क्या लगा। इन्फॉर्मेटिव और एनालिटिकल लगा, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस भी दिया गया, मतलब आपको इसमें क्या पता चला, है ना। सटायरिकल था, सटायर था, है ना। अलार्मिस्ट था, अलार्मिस्ट मतलब एकदम चेतावनी देने वाला, एकदम अलार्म करने, वार्निंग टाइप्स देने वाला। कैसा था ये टोन, कैसा था पैसेज का, ठीक है। चलिए, why has the government, पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है अब ये, why has the government kept the findings of Justice G. Rohini Commission closely guarded? जस्टिस जी रोहिणी कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी वो क्लोजली गार्डेड क्यों रखा गया है सरकार द्वारा। पैसेज में आंसर है, आप मुझे पढ़ के बताएंगे, ठीक है। पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही बार में आप आंसर दीजिए। अगर एक बार में नहीं कर पाए तो फटाफट जाओ पैसेज पर एक नजर मारो और जल्दी से देख के मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों। नाउ रिमेंबर, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और आपको आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। एंड अगर कोई क्वेरीज है तो 9821060203 ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर लेंगे, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, What problem did the SECC 2011 data set highlight? Failure to record any caste, कोई कास्ट नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, mislabeling of SCs and as STs, an overwhelming number of different caste names, या फिर inaccuracy in religious classification। क्या प्रॉब्लम SECC 2011 डेटा सेट ने हाईलाइट किया। डायट्राइब शब्द का मतलब क्या है। What does the word diatribe in the sentence the political diatribe that accompanied caste enumeration mean? डायट्राइब का मतलब क्या है। praise, रूटीन, प्रोसेस, बिटर क्रिटिसिज्म या फिर केयरफुल प्लान। एडिटोरियल अगर अच्छे से पढ़ा है ना, 1 मिनट में बिना पीछे पलटे आप आंसर दोगे। कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर दे दो। नाउ इनडायरेक्ट फॉर्म बताएंगे आप, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म, अब ये पैसिव और एक्टिव नहीं है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट फॉर्म बताएंगे, द कोर्ट सेड कास्ट इज स्टिल अ डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल लाइफ। द कोर्ट सेड कास्ट इज स्टिल अ डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आपके एसएससी में तो आते ही है, सीडीएस में भी आते हैं, और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी का सीएपीएफ का क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं आता है ना। एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आता, आपको डायरेक्टली लिखना होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है, और फटाफट से इसका आप मुझे इनडायरेक्ट फॉर्म लिख के कॉमेंट में बताएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द एडिटोरियल एंड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।